नमस्कार दोस्तों, 8 मई 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सैटरडे है, 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। कौन कौन से? तो पहला, अ फिग लीफ ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन हैज़ टू ड्रॉप। देखिए यहाँ पे इंडिया और साउथ अफ्रीका ने अक्टूबर 2020 में बोला था कि कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीन्स हैं उनको WTO का ट्रिप्स वेवर मिलना चाहिए। मतलब कि ये जो वैक्सीन के निर्माता है जो कि मोनोपोली लेके बैठे हैं कि भाई हम ही वैक्सीन बनाएंगे और इतने दामों पे बेचेंगे, इसके अगेंस्ट वेवर मिलना चाहिए WTO के ट्रिप्स प्रपोजल पे। अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका की इस मुहिम को पहले यूएसए अपोज कर रहा था, अब यूएसए भी इसको सपोर्ट दे रहा था। तो करंट अफेयर्स में मैंने आपको कल ही न्यूज़ बताई थी कि यूएसए इसको सपोर्ट दे रहा है। अभी इस रिस्पेक्ट में ओवरऑल क्यों पेटेंट प्रोटेक्शन को हटाने की ज़रूरत है, क्यों वैक्सीन के प्रोडक्शन में ट्रिप्स का वेवर देने की ज़रूरत है, और अगर ट्रिप्स का वेवर नहीं देना है तो कंपलसरी लाइसेंसिंग को ज़बरदस्ती लागू करने की ज़रूरत है। इस रिस्पेक्ट पे यहाँ पे ऑथर ने बहुत सारी बातें कही हैं। अगर ऑथर की बात करें तो ये है प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी, कार्डियोलॉजिस्ट है, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और प्रेसिडेंट है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। तो ये जो व्यूज़ बोल रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट, कोविड-19 के स्ट्रेस की वजह से, कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से वो लोग जो कि अपने शहरों में नहीं रह रहे हैं, जिनके अपने खुद के घर नहीं रह रहे हैं, वो किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। अभी रेंट के इश्यूज कोविड-19 के लॉकडाउन में बहुत आ जाते हैं और ये ऐसे इश्यूज हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। कोविड के रिस्पेक्ट में सरकार का ध्यान सबसे ज़्यादा जो पहली दो चीज़ों पे जाता है, एक तो वो है कि भाई लोगों को खाने को मिले, दूसरा लोगों की हेल्थ सही लगे, लेकिन तीसरा ही सबसे इंपॉर्टेंट इशू है रेंट। वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ का किराया अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में बात की गई है। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताए गए कि 2020 में जब लॉकडाउन लग गया था तो ओवरऑल जो घर में कैद थे उनका जो टोटल खर्चा हो रहा था उसमें 40% खर्चा तो रेंट का था, और रेंट के रिस्पेक्ट में किसी को भी यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला था, बहुत कम लोगों को रिलैक्सेशन मिला था। यहाँ पे दोनों व्यू पॉइंट से बात समझने की बात है। जो किराए पे रह रहा है उसको रेंट ना देना पड़े ये भी देखना है, और जो किराए पे अपना घर दे रहा है उसको रेंट मिले थोड़ा बहुत ये भी देखना है। हम ये नहीं कह सकते कि जो लोग अपना घर किराए पे दे रहे हैं वो बिल्कुल रेंट ले ही ना, क्योंकि कुछ ऐसे भी लैंडलॉर्ड्स हैं जिनकी कमाई, जिनका गुजारा बसारा सिर्फ रेंट पे ही होता है। तो इस रिस्पेक्ट में भी चीज़ों को देखेंगे। फिर आसाम डिस्कॉर्ड, भाई आसाम में बीजेपी ने इलेक्शंस जीते हैं, तो आसाम की पॉलिटिक्स से रिलेटेड यहाँ पे जो भी कॉलिशंस बने, अलायंसेस बने, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या क्या मुद्दा उठाया, किस बेसिस पे यहाँ बीजेपी जीत गई है, उसके बारे में कुछ 2-3 व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये देखेंगे। और डिफिकल्ट यूनियन, पुदुचेरी में बीजेपी तो नहीं जीती है, कौन जीती है? ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को मिले 10 सीटें, बीजेपी को 6, डीएमके को 6, कांग्रेस को 2। तो कितनी हो गई यहाँ पे आपकी? 6 6 12 2 14 10 24। उसके अलावा 6 इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर्स को मिली हैं, और उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा बीजेपी नॉमिनेट कर सकती है। तो इस केस में अभी के लिए बीजेपी ने ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के साथ कॉलिशन बना लिया, लेकिन ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सब कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। क्या अच्छा चल नहीं रहा है, और क्या ये चांसेस है कि बीजेपी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के साथ अपने कॉलिशन को तोड़ के किसी और के साथ सरकार बना ले? तो इस रिस्पेक्ट में भी हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो यही 4 आर्टिकल्स है, यही 4 हम लोग देखने वाले हैं। जो दूसरा एडिटोरियल पेज है उसमें बेंगलोर की क्या स्ट्रगल्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम को लेके, वो दिखाया गया है। अगर आप फोटो देखोगे तो यहाँ पे मास क्रिमेशंस हो रहे हैं, और नीचे देखिए तो यहाँ पे इन एम्बुलेंसेज में लोगों के शव रखे हुए हैं जो कोविड की वजह से रह गए, मर गए, और लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं उनको, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो मतलब बेंगलोर की हालत बहुत ख़राब है, बट ऑब्वियसली बात है इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स उतने हैं नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। आपकी वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप लोगों को इन वीडियोस के बारे में बताएंगे, मेरे चैनल के बारे में बताएंगे, उतना ही मुझे अच्छा लगेगा और उतना ही मेरे एफर्ट्स यूज़फुल होंगे। मैं बार बार शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल चैनल्स हैं जो छोटी छोटी 5 या 6 मिनट की वीडियो बनाते हैं, और आप कह लो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बनाते हैं जो सनसनीखेज होते हैं, तो उनमें काफ़ी व्यूज़ आ जाते हैं। मैं ऐसे टॉपिक्स पे बनाता हूँ जो बहुत नॉलेजफुल है, और ऑब्वियस सी बात है नॉलेजफुल टॉपिक्स में, दिमाग लगाने वाले टॉपिक्स में लोगों का इंटरेस्ट कम होता है। तो इसीलिए मुझे रेगुलरली अपने रिव्यूअर्स को रिमाइंड करना पड़ता है कि आप वीडियो शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल और काम की चीज़ों को लोग देखते नहीं, लोग सनसनीखेज चीज़ों को देखते हैं, और मैं कोई सनसनीखेज चीज़ कवर भी करता हूँ तो भी इस बात में इंश्योर करता हूँ कि आप कुछ गेनफुल इससे सीखो।
तो इसीलिए आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ता रहूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगी। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा सकते हो। लक्ष्मीकांत पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, सतीश चंद्र मिडिल हिस्ट्री बन रही है, रमेश सिंह इकोनॉमिक्स बहुत तेजी से बन रही है, इसकी कुछ 5-6 वीडियोज आपको पिछले 2 दिनों में मिल चुकी हैं। तो स्पेक्ट्रम मॉडर्निस्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की भी सीरीज है, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 की सीरीज है, कई सारी किताबें बन चुकी हैं, कई सारी बाकी भी हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। अ फिग लीफ ऑफ पेटेंट प्रोडक्शन। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस जो बाइडेन साहब ने बोला है कि ठीक है भाई, ये जो इंडिया अफ्रीका का अक्टूबर 2020 का प्रपोजल है कि भाई ट्रिप्स वेवर दो, पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर टेक्नोलॉजीज नीडेड टू कॉम्बेट एंड कंटेन कोविड-19 से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज इवॉल्व की गई हैं उसके रिस्पेक्ट में पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में ट्रिप्स वेवर मिलना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में दुनिया भर के वैक्सीन निर्माताओं को ये परमिशन मिलनी चाहिए कि वो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सके। कहीं ना कहीं ये ग्लोबल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं जब इस प्रपोजल को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाएगा और यहाँ पे यूएस इसको सपोर्ट कर देगा तो एक बात ही अलग होगी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, डब्ल्यूटीओ में जब किसी चीज को पास कराना होता है तो वहां पे वोटिंग नहीं होती है, वहां पे होता है कंसेंसस। समझ गए? तो एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि भले ही यूएस ने पेटेंट प्रोटेक्शन के अगेंस्ट जो वेवर है उसको लिए अपनी हामी भर दी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डब्ल्यूटीओ में ये प्रपोजल पास हो जाएगा और अब आप देखोगे कि वेवर मिल जाएगा हम लोग को कोविड-19 के वैक्सीन का। नहीं, ऐसा नहीं है। आगे भी चीजें मुश्किल होने वाली हैं। फ्रांस और रशिया जैसी कंट्रीज ने भी सपोर्ट किया है कि हाँ भाई डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स वेवर मिलना चाहिए कोविड की वैक्सीन को, लेकिन जर्मनी ने अपोजिशन किया है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस प्रकार के स्टेप्स के अगेंस्ट अपोज कर रही हैं। शुरुआती दौर में जब इंडिया और साउथ अफ्रीका ये प्रपोजल लेके आए थे तो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज ने तो उसको सपोर्ट किया था चूंकि उनको फायदा मिलना था, बट यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापानी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन्होंने अपोज किया था। इनफैक्ट नॉर्वे जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो कि ग्लोबल हेल्थ इक्विटी की बात करती है, वो तक इस प्रपोजल को अपोज कर रही है। मतलब वो भी पेटेंट राइट्स को बचाने की कोशिश कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डब्ल्यूटीओ में वोटिंग नहीं होती, कंसेंसस होता है, और कंसेंसस में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ज्यादातर कंट्रीज एक पर्टिकुलर इशू को सपोर्ट करें तो ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और यहाँ तो बहुत सारी कंट्रीज इस पेटेंट प्रोटेक्शन के अगेंस्ट वेवर को अपोज कर रही हैं। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में आप देखिए कि अभी तक डब्ल्यूटीओ में वोटिंग नहीं पड़ी, और बड़ी दिग्गज कंट्रीज भाई यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, इस प्रकार की कंट्रीज अगर प्रपोजल को अपोज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको पास करा पाना मुश्किल है। और यहाँ पे एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत ज्यादा विग्रसली इसको अपोज कर रहा है और वो बहुत प्रेडिक्टेबल है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो तो देखिए इसको अपोज करेंगे ही करेंगे। वो अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ लॉबी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई ये वेवर मत दो, ये वेवर दोगे तो हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। राइट विंग जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं बड़ी कंट्रीज में वो इंडस्ट्रीज के साथ साइड होकर बैठे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने यहाँ पे इस आइडिया के अगेंस्ट बात की है। मतलब इंडिया साउथ अफ्रीका ने जो आइडिया रखा ना कि कोविड-19 से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का पेटेंट प्रोटेक्शन मत दो, एक वेवर दे दो, इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं लोग। और ऐसे लोग जो कि अपने दान धर्म के कामों के लिए जाने जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिलियनियर बिल गेट्स, इनकी एक फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बहुत पैसा दान करती है दुनिया भर की गरीब कंट्रीज में। लेकिन बिल गेट्स ने भी बोला है कि नहीं भाई पेटेंट वेवर मत दो। मतलब कि यहाँ पे बिल गेट्स को, जिसको एक मसीहा की तरह देखा जाता है, वो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं भाई पेटेंट वेवर मत दो। तो अब यहाँ पे इन पॉइंट को समझना जरूरी है कि क्यों भाई पेटेंट्स के अगेंस्ट वेवर के लिए इतना भाई अपोजिशन जा रहा है, क्यों भाई वेवर देने के लिए बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज तैयार नहीं है। उसके बहुत से रीजन है। पहला रीजन तो ये दिया जाता है, और यहाँ पे मैं वो रीजंस बताए जा रहे हैं जिनको स्पेशियस कहा जा रहा है, मतलब आगे आने समय में वो रीजंस पोटेंट नहीं माने जाएंगे। ये बोला जाता है कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज के पास कैपेसिटी है वैक्सीन्स को डेवलप करने की, तो एक एश्योर्ड क्वालिटी और सेफ्टी की वैक्सीन को अगर डेवलप करना है तो स्पेसिफिक लेबोरेटरीज की जरूरत है। तो ये जो डेवलपिंग और लो मिडिल इनकम कंट्रीज की जो लेबोरेटरीज है ना, वो इस प्रकार की वैक्सीन्स को हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन ये हिपोक्रेसी है, क्योंकि यही फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स अपनी दवाइयों को इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज में बनवाती हैं। एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड वैक्सीन है इंग्लैंड में बनी है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में।
जो कि इंडिया के अंदर है। तो ये तो हाइपोक्रेसी है ना। एक तरफ पे आप ये बोल रहे हो कि इन वैक्सीन की बड़ी स्पेसिफिक हैंडलिंग है, दूसरी बात है जब बनाने की बात आती है तो आपको डेवलपिंग कंट्रीज में, लो इनकम कंट्रीज में सस्ते दाम मिलते हैं, तो सस्ते दाम के लिए आप प्रोडक्शन वहां करवाते हो, दुनिया भर में बेचते हो और प्रॉफिट्स कमाते हो। तो एक तरफ ये बोल देना कि आपके पास उस लेवल की लेबोरेटरी नहीं कि आप इन वैक्सीन को संभाल पाओ, और दूसरी तरफ इन्हीं कंट्रीज में वैक्सीन बनवा के कम दामों पे दुनिया भर में ज्यादा दाम पे बेच के प्रॉफिट कमाना, ये काम कर रहे हो आप। तो आपकी तो बातों में ही कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। पहली बात तो ये बोला जा रहा है। दूसरी भाई क्या कहा जा रहा है कि डुप्लीसिटी, यही डुप्लीसिटी है भाई कि पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, देखिए बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आईफोन है, आईफोन का सॉफ्टवेयर कह लीजिए, आईफोन का डिजाइन कह लीजिए, ये सब पेटेंटेड है। इसको कौन ओन करता है? एप्पल ओन करता है। अभी एप्पल क्या आईफोन यूएस में बनवाता है? नहीं, चाइना में बनते हैं, वियतनाम में बनते हैं, कुछ हद तक इंडिया में बनते हैं। तो इंडिया में और चाइना में क्यों बन रहे हैं? चूंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, चूंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, चूंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉस कमजोर है। तो इस रिस्पेक्ट में ये लोग इन कंट्रीज में अपने आईफोन्स बनवाते हैं, दुनिया भर में बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। और यही चीज यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो रही है। अब देखिए, आईफोन एक लग्जरी प्रोडक्ट है, जिसको खरीदना है खरीदेगा, जिसको खरीदना है नहीं खरीदेगा। किसी को आईफोन नहीं मिला तो वो मरेगा नहीं। लेकिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो मिलने ही चाहिए, मुसीबत के समय पे नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पेटेंट वेवर के रिस्पेक्ट के अगेंस्ट अगर बात की जाए तो आप ये कह सकते हो कि भाई लाइसेंस देना मैन्युफैक्चरर्स को डेवलपिंग कंट्रीज में ताकि वो वैक्सीन बना सके। तो एस्ट्राजेनेका ने लाइसेंस दे तो रखा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि आप वैक्सीन बनाओ, लेकिन ये लाइसेंस देना इनफ नहीं है। क्योंकि अगर कोई एक बड़ी कंपनी जो कि यूके में बेस्ड है, वो इंडिया की किसी कंपनी को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस देती है, तो इंडिया अपने यहाँ वैक्सीन बना तो देगी, लेकिन उस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन उस लाइसेंस के टर्म्स के हिसाब से होगा। और कभी भी उस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से नहीं हो पाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर देश के गरीबों को या गरीब देश के लोगों को पास वो वैक्सीन थोड़ा कम दामों में पहुंच सके। समझ गए? तो भाई एश्योरेंस ऑफ इक्विटी इन एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ये चीज पूरी तरीके से यहाँ पे मिसिंग नजर आ रही है। और जब तक ये मिसिंग रहेगी तब तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है। फिर ये बोला गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो एक और काम बोल रही है कि आप क्यों परेशान हो, हमने आपके लिए कोवैक्स फैसिलिटी खोल तो रखी है, ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन की। गावी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोवैक्स फैसिलिटी चला रहा है, और इस कोवैक्स फैसिलिटी में हर कंट्री ने वैक्सीन दान की, इंडिया ने भी दान की, यूएस ने, यूके ने भी दान की। तो फाइजर, मोडर्ना, आपकी कोविशील्ड, इस प्रकार की वैक्सीन कहीं ना कहीं कोवैक्स को प्रोवाइड की गई हैं। और कोवैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दुनिया भर की गरीब कंट्रीज में आप इन वैक्सीन को पहुंचाओ। लेकिन ये कोवैक्स ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। आप ये देखो कि जितनी वैक्सीन टोटल अफ्रीका को मिली है फ्रॉम कोवैक्स, मतलब पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जहां पे 50 से ज्यादा देश हैं, वहां पे जितनी टोटल वैक्सीन दी गई हैं, उससे ज्यादा तो वैक्सीन यूएस के कुछ स्पेसिफिक राज्यों को मिली है। यूएस में 50 राज्य हैं, तो यूएस के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे इतनी वैक्सीन मिली है जितनी अफ्रीका की पूरे कॉन्टिनेंट को नहीं मिली है। तो ये बोल देना कि ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई में थोड़ी बहुत वैक्सीन हम लोग इक्विटेबल तरीके से गरीब कंट्रीज को भी अलॉट करेंगे, तो कोवैक्स के थ्रू ये जो थोड़ी बहुत वैक्सीन अलॉट की जा रही है ना, दीज आर नॉट इनफ। और ये स्टैटिस्टिक्स अभी आपने देखा कि भाई पूरे अफ्रीका को जितनी वैक्सीन नहीं मिली है उतनी तो एक यूएस के स्टेट को मिल गई है। ठीक है, एक ये बात बोल गई। उसके बाद क्या और क्या क्या बोला जा रहा है, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में भी बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस प्रकार की वैक्सीन को बनाना चाहते हैं और उसकी टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। जैसे कि कनाडा में, साउथ कोरिया में ऐसे कुछ कैपेबल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि चाहते हैं कि वो इन वैक्सीन को बनाएं और इंटरनेशनल मार्केट में कम दाम पे बेचें। बट ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो कि जैसे कि फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई, एस्ट्राजेनेका हो गई, ये सरकारों के साथ डील करके इस प्रकार की वैक्सीन को दूसरे निर्माताओं तक पहुंचने नहीं देती है। फिर आगे देखिए कि यहाँ पे कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मोडस ऑपरेंडी क्या होनी चाहिए। मोडस ऑपरेंडी ये होनी चाहिए कि अभी के लिए जिन कंपनीज के पास वैक्सीन बनाने की काबिलियत है वो अपनी काबिलियत को ज्यादा से ज्यादा दूसरी कंपनीज को दें। बट वो माइंडसेट आप तब डिप्लॉय करोगे जब आप लोगों के भले के रिस्पेक्ट में सोचोगे। और यहाँ पे जो वैक्सीन निर्माता है वो लोगों के भले के रिस्पेक्ट में नहीं सोच रहे, वो अपने प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं। फिर पेटेंट वेवर्स को और कुछ ऐसे ग्राउंड्स पे डिसमिस किया जाता है जिन ग्राउंड्स की कोई वैलिडिटी नहीं है। देखिए क्या बोला जा रहा है, द टाइम टेकन फॉर द यूटिलाइजेशन बाय न्यू फर्म्स विल बी टू लॉन्ग टू कॉम्बैट द प्रेजेंट पैंडेमिक।
अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज ये बोल रही हैं कि मान लीजिए हम अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे निर्माता को देते हैं दवाई बनाने के लिए, तो उन निर्माताओं को दवाई बनाने में समय लग जाएगा, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में समय लग जाएगा, और हमको यहाँ पे इमरजेंसी बेसिस पर लड़ना है। ऐसा भी बहुत सारी कंपनीज बोलती हैं। तो इन कंपनीज को जवाब दो कि भाई कौन सा कोरोना वायरस खत्म हुआ जा रहा है, पैंडेमिक की कोई एंड डेट तो नजर आ नहीं रही है। बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि अब आप जैसे टीबी के साथ, जैसे मलेरिया के साथ रह रहे हो, वैसे आपको कोविड-19 के साथ रहना पड़ेगा। कोविड-19 अब कहीं जाने वाला नहीं है। ये मत सोचिए कि अभी कोई ऐसा समय आएगा जब कोविड-19 खत्म हो जाएगा और भाई आराम से रहो। कोविड-19 नहीं खत्म होने वाला है। कल की डेट में बुखार आया तो आपका टेस्ट करके ये भी चेक किया जाएगा कि भाई कोविड-19 हो गया क्या। तो ये लंबे समय तक रहने वाला है। प्लस दुनिया भर में जो वैक्सीनेशन रेट्स चल रहे हैं, जो अनप्रोटेक्टेड पॉपुलेशन है, अनप्रोटेक्टेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वैक्सीनेशन रेट्स कम है, और अलग अलग प्रकार के वेरिएंट बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर कोई एक कंपनी जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो दूसरी कंपनी को टेक्नोलॉजी देती है, तो दूसरी कंपनी को मान लीजिए महीना, 2 महीना, 3 महीना उस टेक्नोलॉजी को सीखने में लग भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 से 4 या 6 महीने में ये कोरोना की प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पे होना चाहिए, पेटेंट वेवर यहाँ पे मिलने चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है वो दिए नहीं जा रहे हैं ड्यू टू बेनिफिट्स। फिर यहाँ पे एक और व्यू पॉइंट बताया जा रहा है। जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो ये बोल रही है कि हम अपने पेटेंट को नहीं दे सकते, हम अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं दे सकते, क्योंकि जो चाइना है ये हमारी टेक्नोलॉजी चोरी कर लेगा। चाइना के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो चाइना ने इस वायरस के जेनोमिक सीक्वेंस को और अपने द्वारा की गई रिसर्च को ओपनली शेयर किया था शुरुआत में, और कहीं ना कहीं चाइना ने जो इनपुट्स प्रोवाइड किए थे, जो R&D प्रोवाइड की थी, उसने कहीं ना कहीं बहुत हद तक फाउंडेशनल साइंस को प्रोवाइड किया था वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद आप देखोगे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दुनिया भर में हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पैसा दिया इस वैक्सीन को बनवाने में। तो ये जो आज की डेट में वैक्सीन निर्माता हैं, फाइजर जैसे, मॉडर्ना जैसे, जो कि इस वैक्सीन के धारक बन के बैठे हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, इनको कोई जाके बताओ कि तुम्हारी पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम्हारी पूरी रिसर्च नहीं है, तुम्हें बहुत मदद मिली है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज से, चाइना जैसी कंट्री से, तब जाके तुम ये वैक्सीन बना पाए हो। तो आज की डेट में जब तुम इन वैक्सीने के दामों को मोनोपोलाइज कर रहे हो, कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है ये वैक्सीन। इस वैक्सीन के क्रिएशन में तुम्हें बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं, उन इनपुट्स के बिना तुम इन वैक्सीन को नहीं बना पाते। तो ये फाइजर, मॉडर्ना जैसी कंपनी जो अपने आप को बाप बन के बैठी कि हमने ये वैक्सीन बनाई है, एक्चुअली में इनको बहुत से इनपुट्स मिले हैं जिसके दम पे इन्होंने वैक्सीन बनाई है। तो वैक्सीन बनाने का पूरा क्रेडिट इनको नहीं दिया जा सकता। और फिर फाइनल और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो कि हमेशा से दिया जा रहा था कि भाई ये जो कंपनीज हैं इनको पेटेंट प्रोटेक्शन इसलिए देना है क्योंकि वैक्सीन बनाते वक्त इनका काफ़ी खर्चा होता है, तो जब ये फाइनली वैक्सीन बना देते हैं तो इनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ताकि जब कोई आगे बीमारी फैले उस समय पे भी ये वैक्सीन बनाए, वैक्सीन बनाना छोड़ ना दें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि इस वैक्सीन को बनाने का अकेला क्रेडिट इन कंपनियों को नहीं जाता है, इनको बहुत सी फाइनेंशियल मदद और रिसर्च और टेक्नोलॉजी की मदद मिली हुई है, तभी ये 1 साल के टाइम पीरियड में वैक्सीन बना पाई हैं। तो जब इनको इतनी मदद मिली है वैक्सीन बनाने में, तो उसके बाद इतने पेटेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाना सही नहीं है। प्लस अगर ये कंपनी मान लीजिए इंडिया की किसी कंपनी को वैक्सीन बनाने का ठेका दे देती है, या दुनिया की किसी और कंपनी को वैक्सीन बनाने का ठेका देती कम दाम पे, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर फाइजर इंडिया की किसी वैक्सीन, मतलब इंडिया को ट्रिप्स पेपर मिल जाता है फाइजर की वैक्सीन बनाने का कोरोना वायरस की, और मान लीजिए फाइजर की वैक्सीन जो कि 2,000 रुपये प्रति डोज में मिल रही थी, वो 150 रुपये प्रति डोज में मिलने लगती है और इंडिया में बिकने लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइजर कुछ पैसा नहीं कमाएगा। इस 150 रुपये प्रति डोज में भी कुछ परसेंट रॉयल्टी फाइजर के पास जाएगी। समझ गए? तो अगर आपका जेनरिक वर्जन भी बनता है, अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी सस्ती वैक्सीन बनाने के लिए भी देते हो, तो उन सस्ती वैक्सीन की सेल से भी कुछ रॉयल्टी आपको मिलेगी, तो आपकी पैसे की कमाई बंद नहीं होगी। हाँ, आपके सुपर प्रॉफिट बंद हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये बोल सकते हो कि 2,000 रुपये पे वैक्सीन बेचने में जो फायदा है वो 150 रुपये पे बेचने में ऑब्वियस सी बात है उतना फायदा नहीं होगा। 150 रुपये में आपकी कमाई होगी, सुपर प्रॉफिट नहीं होगी। और ये जो बड़ी बड़ी वैक्सीन निर्माता है ना, दे आर लुकिंग फॉर सुपर प्रॉफिट्स। अगर आप फाइजर की बात करो तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में $3.5 बिलियन का रेवेन्यू है इसका, और इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि पूरे साल में $15 बिलियन का रेवेन्यू आएगा। मॉडर्ना एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2021 में $18.4 बिलियन का रेवेन्यू आएगा। ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है। तो इनकी जो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने की जो आप कह सकते हो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा है।
और इस रिस्पेक्ट पे यहाँ पे अगर बाइडेन साहब सक्सेसफुल हो जाते हैं इन वैक्सीन्स की टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में ट्रिप्स वेवर दिलाने में, तो बहुत बड़ी जीत होगी मिस्टर बाइडेन के लिए यहाँ पे। और एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और कॉल दी जा रही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनको कंपलसरी लाइसेंसेस इशू करने चाहिए। अब कंपलसरी लाइसेंस क्या होता है? इंडिया और साउथ अफ्रीका यहाँ पे ट्रिप्स वेवर मांग रहे हैं डब्ल्यूटीओ से। ये एक आप कह सकते हो सभ्य तरीका है अपना राइट मांगने का। कल की डेट में अगर भारत सरकार चाहे तो कंपलसरी लाइसेंसिंग इन्वोक कर सकती है। कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होती है? तो कल की डेट में भारत सरकार ये बोल सकती है कि भाई हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, तो ये जो फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन इंटरनेशनल मार्केट में 2,000 2,500 रुपए पर डोज पे मिल रही है, इस वैक्सीन का जेनरिक वर्जन बनाओ। और वो जेनरिक वर्जन ऑब्वियसली बात है 150 रुपए 200 रुपए पर डोज में बिकेगा, लेकिन ये इंटरनेशनल नॉर्म्स को वॉयलेट कर जाएगा। डब्ल्यूटीओ के अंदर कंपलसरी लाइसेंसिंग का नॉर्म है, बट कंपलसरी लाइसेंसिंग के नॉर्म को आप इस प्रकार से इन्वोक नहीं कर सकते, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप होगा। बट इंडिया में हालात भी इस समय एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, तो दुनिया भर की डेवलपिंग कंट्रीज को कंपलसरी लाइसेंसिंग लागू करके इन वैक्सीन्स का जेनरिक वर्जन बना के बेचना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। क्योंकि डब्ल्यूटीओ से तो देखो जल्दी अप्रूवल मिलने वाला नहीं है, ना ही वेवर मिलने वाला है। दोस्तों इस रिस्पेक्ट में आपसे बोलूंगा कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत न्यूज में आ रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में मैंने एक वीडियो बना रखी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज विद इंडिया, एग्रीमेंट्स अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टू ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, एसपीएम क्या है। इसके रिस्पेक्ट में जो सेकंड वाली वीडियो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इसको आप देख लीजिए, आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, काफ़ी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी इस वीडियो में। अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। रेंट इश्यूज एज एन इग्नोर्ड कोविड-19 स्ट्रेस पॉइंट, द सेकेंड वेव हैज एम्पलीफाइड द इश्यू ऑफ रेंट विच डज नॉट ड्रॉ मच अटेंशन एज फूड एंड इनकम सपोर्ट डू। क्या बोला जा रहा है भाई? बहुत सी राज्य की सरकारों ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने शुरू कर दिए और बहुत सी जगहों पे लॉकडाउन लाइक कंडीशंस ऑलरेडी बन रही हैं ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। और यहाँ पे एक और क्राइसिस उभर के आ रही जिसको बोला जाता है रेंट क्राइसिस, खासकर इनफॉर्मल रेंटिंग हाउसिंग मार्केट। अभी आप बोलोगे इनफॉर्मल रेंटल हाउसिंग मार्केट क्या होता है? अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे, जैसे मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में, तो वहां पे अगर आप कहीं जाके कोई घर किराए पे लेते हो या 1 BHK किराए पे लेते हो, तो प्रॉपर एक ब्रोकर होगा। चलो ब्रोकर नहीं भी होगा तो आप अपने लैंड ओनर के साथ एक रेंटल एग्रीमेंट बनाओगे। वो रेंटल एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे बनता है, उस पर प्रॉपर आपका पुलिस वेरिफिकेशन का कागज लगेगा, और एक कागज के हिसाब से ज़्यादातर केसेस में जो रेंट एग्रीमेंट होता है 11 महीने का होता है, और कागज के हिसाब से यहाँ पे आपका लिखा होगा कि भैया आपको इतने महीने तक के लिए इतना रेंट देना है, और बाकी कंडीशंस लिखी रहती हैं। ये होता है फॉर्मल हाउसिंग मार्केट। इनफॉर्मल हाउसिंग मार्केट में क्या होता है? तो आप जयपुर या फिर किसी सबर्बन इलाके में चले जाओ, वहाँ आप घर ढूंढ रहे हो, तो अभी घर ढूंढ रहे हो तो आप किसी भी घर में जाओगे तो मकान मालिक से कहोगे कि भाई मुझे घर चाहिए, मकान मालिक बोल देगा ठीक है भाई, कमरे का किराया 4,000 रुपये प्रति महीना है, आप घर ले लो। तो वहाँ पे कोई रेंटल एग्रीमेंट नहीं है। आपकी इनफॉर्मली बात होगी कि 1 तारीख को आपको किराया देना है, कितना देना है? 4,000 रुपये प्रति महीना देना है। तो इस प्रकार का इनफॉर्मल हाउसिंग मार्केट इंडिया में बहुत सारे हैं। अब भैया वो डोमेस्टिक वर्कर्स जो कि जयपुर राजस्थान में हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं राजस्थान महिला कामगार यूनियन RMKU को कि लैंडलॉर्ड्स इस सेकेंड वेव ऑफ कोविड में बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि पिछली बार हमने किराया माफ कर दिया था, इस बार हम किराया माफ नहीं करेंगे। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, राजस्थान महिला कामगार यूनियन, इसका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इस आर्टिकल को मेवा भारती साहब ने लिखा है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं राजस्थान महिला कामगार योजना की, और जूही जोतवानी जी जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और अर्बन फेलो हैं IIHS इंस्टीट्यूट में, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं जयपुर में, इनको इनके लैंडलॉर्ड्स इनफोर्स कर रहे हैं पैसा देने के लिए, रेंट देने के लिए, जबकि इनके पास रेंट नहीं है। अभी रेंट की क्राइसिस इतनी बड़ी है, लॉकडाउन के समय पे लाइवलीहुड चली जाती है। अभी लाइवलीहुड जब चली जाती है तो 2020 की यादें यहाँ ताज़ा हो रही हैं। जब भी आप देखोगे कि लोगों की नौकरियां जाती हैं तो फूड पे ध्यान जाता है, इनकम सपोर्ट पे ध्यान जाता है, हेल्थ पे ध्यान जाता है, लेकिन रेंट पे किसी का ध्यान नहीं जाता, जबकि रेंट का भी ध्यान जाना चाहिए। ये बात कैसे पता चलती है? 500 डोमेस्टिक वर्कर्स का जयपुर में एक सर्वे कराया RMKU और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ने, और पता किया कि 2020 में जो पहले 5 वीक्स ऑफ लॉकडाउन था, वहां पे जो टोटल एक्सपेंसेस थे लोगों के, उसमें से 40% तो रेंट ही था। मतलब अगर महीने के 1,000 रुपए खत्म हो रहे हैं तो 400 रुपए तो रेंट में ही जा रहे हैं। और इस रेंट के चलते लॉकडाउन के बाद लोग काफी उधार में पहुंच चुके थे,
अर्बन वर्कर वॉज वेरी वल्नरेबल, चूंकि उसकी नौकरी चली गई थी तो तनख्वाह उसके पास आ नहीं रही थी। डोमेस्टिक वर्कर्स के पास भी काम चला गया था, तनख्वाह आ नहीं रही थी, और भैया रेंट तो देना ही है, तो इस रिस्पेक्ट में वो काफ़ी परेशान हुए। और कुछ रिपोर्ट दी गई है स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क द्वारा, जो ये दिखाती हैं कि भाई रेंट पेमेंट के डर के कारण भी बहुत सारे लोग पैदल चल के हाईवे से अपने घर की तरफ जाने लगे थे। मतलब केवल खाने पीने की परेशानी नहीं थी, रेंट भी उनके लिए एक बहुत मेजर परेशानी थी। तो यहाँ पे एक्चुअली में रेंट में कुछ इफेक्टिवली करने की ज़रूरत है। तो पिछले साल से हमें सीखना है और इस साल हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है। इनफॉर्मल वर्कर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब उनके पास रेंट देने के पैसे नहीं रहते हैं। और पिछले साल तो चलो कुछ लैंडलॉर्ड्स ने हो सकता है नुकसान उठा भी लिया हो, इस साल तो उठाने के मूड में भी नहीं होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछले साल भी नुकसान नहीं उठाया होगा, घर से निकाल दिया होगा। क्योंकि जब पैसे की बात आती है ना, तब आप लोगों से बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वैसे ह्यूमैनिटी है लोगों में, बहुत सारे लोगों ने किराया माफ़ भी किया है, बहुत सारे लोगों ने किराया कम भी किया है, लेकिन ये पर्सनल प्रेरोगेटिव पे है। 29 मार्च 2020 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर निकाला, और उस ऑर्डर में क्या बोला गया कि वेयर एवर द वर्कर्स इंक्लूडिंग द माइग्रेंट्स आर लिविंग इन रेंटेड अकोमोडेशन, द लैंडलॉर्ड्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज शैल नॉट डिमांड ऑफ रेंट फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो जब ये ऑर्डर निकला यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, तो ऑर्डर में क्या लिखा है कि भाई जहां पे माइग्रेंट वर्कर्स किराए पे रह रहे हैं, लैंडलॉर्ड से 1 महीने तक किराया न मांगे। अब इस पर्टिकुलर ऑर्डर में बहुत वेग शब्द है, कहीं पे भी क्लियर ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई किराया मांगना ही नहीं है या किराया 1 महीने बाद मांगना है। उस रिस्पेक्ट में बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ने किराया 1 महीने तक नहीं मांगा, बाद में ज़बरदस्ती मांगने लगे, और ये इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल है। आप देखोगे कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स तो अपने किराए की इनकम पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, और बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जिनके पास पैसे हैं भी, वो भी अपना किराया छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पैसों के समय पे सबकी ह्यूमैनिटी गायब हो जाती है। और सबसे खास बात है, आप इन्फोर्स कैसे करोगे इस प्रकार के ऑर्डर्स को? अगर कोई लैंडलॉर्ड जबरदस्ती अपने टेनेंट से पैसा मांग रहा है, तो आप उस केस में सरकार क्या करेगी? ये भी तो एक सोचने वाली बात है। तो इस प्रकार के ऑर्डर एनफोर्स हो, इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, और एक लिमिट से ज़्यादा सरकार इन्फोर्स कर भी नहीं सकती, क्योंकि अपने घर में अगर कोई कमरा किराए पे दे रहा है तो वो उसका घर है। अभी उसके घर के अंदर घुस के ज़बरदस्ती आप उसका किराया नहीं देने के लिए बोल रहे हो, तो क्या सरकार पैसा देगी? तो सरकार अपनी जेब से पैसा निकाल नहीं रही। तो ओवरऑल प्रॉब्लम है। एक वर्कर से पूछा गया तो वर्कर क्या बोल रही है कि ये सब सुनने का है, कोई माफ़ नहीं करेगा, मतलब किराया तो लिया ही जाएगा। कुछ लैंडलॉर्ड जो कि अच्छे थे इंट्रिंसिक, उन्होंने 1 या 2 महीने का किराया माफ़ कर दिया, कुछ लोगों ने रेंट को डेफर कर दिया, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती धमका धमका के किराया निकाला, कुछ लोगों ने तो घर से ही निकाल दिया। बहुत सारे लोगों ने किराया देने के लिए उधार लिया, महंगे उधार लिए, जो पैसे उन्होंने खाने पीने के लिए, स्कूल फीस के लिए, लाइफ सेविंग मेडिसिन के लिए बचा के रखे थे, वो उन्होंने रेंट में दे दिए। बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स को इनफॉर्मल मनी लेंडर से पैसे हाई इंटरेस्ट रेट पे मांगने पड़ गए किराया भरने के लिए, और फाइनली जब लॉकडाउन से वो लोग बाहर निकले तो काफ़ी उधार में वो ऑलरेडी पहुंच चुके थे। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जो रेंट वाला ऑप्शन है, ये काफ़ी सेंसिटिव है, इसको टेकअप करने की ज़रूरत है। प्लस एक और यहाँ पे व्यू पॉइंट निकल के आया, बहुत सारे माइग्रेंट्स के रिस्पेक्ट में ये देखा गया कि वो घर चले गए, बहुत सारे माइग्रेंट शहरों में रहे। अब उस केस में जो अर्बन पर्सन है वो बोलेंगे कि भाई क्यों रह रहे हो शहरों में, अब ट्रेनें खुल गई तो घर वापस चले जाओ ना। लेकिन इन माइग्रेंट्स का ये बोलना है कि हम कौन से बेसिस पे घर वापस जाएं, हम हमेशा से शहरों में रह रहे हैं, हमारे बच्चे शहरों में पढ़ रहे हैं, हमें खेती बाड़ी अब आती नहीं है तो हम गाँव में जाके कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे में हम गाँव क्यों ही जाएं, और हमारे सोशल बॉन्ड्स भी इतने स्ट्रांग नहीं है। तो भाई जिन लोगों के सोशल बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, घर से इतना अटैचमेंट नहीं है, घर में खेती बाड़ी आती नहीं है, घर में वो वेलकम नहीं है, तो उनके लिए तो शहर ही उनका घर हो गया। तो अब वो शहर को छोड़ के कैसे चले जाएं? तो ये लॉजिक कि शहर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम घर छोड़ के चले जाओ, अपने घर चले जाओ, तो उनका तो घर वही बन गया है, तो वो कैसे वापस जाएं? ये भी एक बड़ा इशू है। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो भी ऑर्डर केंद्र सरकार के साथ सौद के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा रिलीज किया जा रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स कराया जाए। एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर आप रेंट वेवर दे रहे हो तो वो रेंट वेवर इन्फोर्स करने का मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए। और अगर लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं मिल रहा है तो पार्शली लैंडलॉर्ड को कंपनसेट करने का मैकेनिज्म भी होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर मान लो किराया 5,000 रुपये महीने का, तो चलो 5,000 नहीं, आपने किराया माफ़ करवा दिया तो सरकार 3,000 या 2,500 रुपये
उस लैंडलॉर्ड को दे दे। अभी कितना पैसा उस लैंडलॉर्ड को देना है वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एसेस किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि भाई उस पर्टिकुलर पर्सन को जो कि वहां पे रेंट पे रह रहा है उसको भी थोड़ी मदद मिल जाएगी और लैंडलॉर्ड को भी उतना बुरा नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर ये जो स्टेट्स है ना वो एक और तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं, वो यूटिलिटी एक्सपेंसेस को माफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल। अब किसी घर में आप रह रहे हो तो आपका बिजली का बिल भी आता होगा। ये बिजली के बिल भी बड़े महंगे पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे जो लैंडलॉर्ड के यहाँ किराए पे रह रहे थे, रेंट तो दिया नहीं, उसके साथ साथ बिजली का बिल के लिए भी लैंडलॉर्ड से पैसा उधार मांगा और बाद में उस पर इंटरेस्ट देते फिर रहे थे। तो राज्य की सरकार कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और पेनाल्टीज भी माफ कर सकती है, इससे भी लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी। तो इस प्रकार के कुछ स्टेप्स राज्य सरकार को देखने पड़ेंगे, केंद्र सरकार को देखने पड़ेंगे। तो रोटी मकान के ऊपर जितना फोकस कर रही है सरकार इस कोविड-19 की क्राइसिस में, उतना ही फोकस अगर मकान के ऊपर कर दे और बेसिकली मकान के रिस्पेक्ट में इस रेंट वाले फैक्टर के ऊपर कर दे तो लोगों को काफी मदद मिल जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आसाम डिस्कॉर्ड, द बीजेपी काइंड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज डिफिकल्ट टू सस्टेन ओवर द लॉन्गर टर्म। बात करते हैं आसाम में कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं। आसाम में भाई वेलफेयरिज्म, कम्युनलिज्म और स्मार्ट डेयरिंग अलायंसेस के थ्रू बीजेपी फिर से सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म में जीत गई। बीजेपी के यहाँ पे अलायंस किससे बना है तो असोम गण परिषद के साथ बना है और यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल के साथ बना है। तो भाई ये जो पूरा का पूरा अलायंस है उसने आसाम की 126 सीटों में से 75 सीटें जीत ली हैं। और इनके अगेंस्ट में जो एक 10 पार्टी अलायंस बना था जिसका नाम था महाजोत, जहां पे दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेंट थी, एक थी कांग्रेस और एक थी AIUDF, ये भाई बीजेपी के सामने ज्यादा खड़ा नहीं हो पाया। अब आप देखिए आसाम के इलेक्शंस में 3 ग्रुप्स बने थे, एक तो बीजेपी उसके अलाउस, दूसरा कांग्रेस और उसके अलाइस, और तीसरा कुछ आसाम नेशनलिस्ट थे जैसे कि आसाम जातीय परिषद, रायजोर दल। ये पॉलिटिकल पार्टीज अभी रिसेंटली जो आसाम में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के अगेंस्ट जो एजिटेशन चला है ना, उसमें ये नई नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है। ये नई पॉलिटिकल पार्टी केवल एक सीट जीत पाई है। कांग्रेस और AIUDF ये इल्जाम लगा रही है इन नई पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि इन्होंने मदद की बीजेपी को जीतने में। बीजेपी की बात की जाए तो अपर आसाम में और बराक वैली में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस की है। ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करो तो कांग्रेस और AIUDF ने लोअर आसाम में अच्छा परफॉर्म किया है। अभी अपर आसाम और लोअर आसाम क्या है तो यहाँ पे आप नक्शा देखिए, ये जो आपको इलाका नजर आ रहा है ना ये है लोअर आसाम, ये जो आपको इलाका नजर आ रहा है ये है अपर आसाम, और ये जो नीचे की तरफ आपको इलाका नजर आ रहा है ये है बराक वैली। बराक वैली, अपर आसाम और लोअर आसाम, ये आपका आसाम का नक्शा है। ठीक है। तो अपर आसाम में ज्यादातर जो सीटें थी वो बीजेपी जीत गई। AIUDF और कांग्रेस का जो अलायंस बना था इसने ज्यादातर सीटें कहाँ जीती, लोअर आसाम में जीती। बीजेपी के कैंपेन में थोड़ा पोलराइजेशन था। ठीक है। बीजेपी की कैंपेन में क्या दिखाने की कोशिश की गई कि ये जो AIUDF का चीफ है बदरुद्दीन अजमल ये CM बन जाएगा, और जब बीजेपी ने इस प्रोस्पेक्ट को दिखाया कि भाई बदरुद्दीन अजमल CM बन जाएगा तो हिंदू नेशनलिस्ट परेशान हो गए और आसामीज नेशनलिस्ट परेशान हो गए। अब क्या है, बदरुद्दीन अजमल यहाँ कोई बहुत दूध के धुले नहीं है। अगर आप बदरुद्दीन अजमल की पॉलिटिकल स्पीचेस देखोगे तो ये साफ साफ मुस्लिम मासेस को भड़काते हैं ये बोल के कि ये हिंदू सरकार हमको खा जाएगी, ये हमें हमारे धर्म की चीजें नहीं करने देगी। तो अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स पोलराइजिंग है तो बदरुद्दीन अजमल की पॉलिटिक्स कोई बहुत अच्छी नहीं है। और इस प्रकार के लीडर्स हमेशा से जाने जाते हैं कि भाई धर्म के नाम पे लोगों को भड़काओ, वोट खींचो। ठीक है। क्योंकि बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों की जो पार्टी है वो इसी पॉलिटिक्स के दम पे टिकी हुई है। बीजेपी जैसी पार्टीज आज की डेट में पोलराइजेशन करती हैं क्योंकि उनको कैसे ना कैसे करके इलेक्शन जीतना है बाय हुक और बाय क्रुक, और बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों की जो पार्टियां हैं वो कम्युनलाइजेशन पे ही टिकी हुई हैं। तो भाई धर्म के नाम पे लोगों को उकसाओ तभी तो वोट मिलेंगे। लोग पढ़ लिख गए और दिमाग से डिसीजन लेने लगे तो बदरुद्दीन अजमल जैसों को कोई भी वोट यहाँ पे नहीं देगा। हालांकि मैं आपको बता दूं बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे, इनके पिताजी का इत्र का बिजनेस है बदरुद्दीन अजमल के, और इनको वन ऑफ द मतलब इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, 500 जो सबसे इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें इनका नाम आता है बदरुद्दीन अजमल का। पहले की बात बता रहा हूँ। तो आसामीज नेशनलिस्ट और हिंदू नेशनलिस्ट कहीं ना कहीं ये बदरुद्दीन अजमल से नाराज थे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो बदरुद्दीन अजमल कम्युनलाइजेशन की बात करते हैं
बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में हिंदू इनको वोट देना नहीं चाहते। और जब आप आसामीज नेशनलिस्ट की बात करते हो तो आसाम में बहुत सारे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, तो उन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को आसाम में रोकने की फेवर की बात करते हैं बदरुद्दीन अजमल, तो उस रिस्पेक्ट में जो आसामीज नेशनलिस्ट हैं वो भी बदरुद्दीन अजमल को पसंद नहीं करते। तो इस बात का बीजेपी ने फ़ायदा उठाया, धर्म के नाम पे बीजेपी ने भी पॉलिटिक्स की यहाँ पे। बदरुद्दीन अजमल सीधे नहीं तो कोई बीजेपी भी सीधी नहीं है, और उसके चलते कहीं ना कहीं बदरुद्दीन अजमल को जो हिंदू वोट थे वो नहीं मिल पाए, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, AIUDF और कांग्रेस अब इलेक्शंस के बाद आपस में लड़ रहे हैं। AIUDF कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस अपर आसाम में हार गई इसलिए हमारा कोलिशन हार गया, नहीं तो हमारा कोलिशन जीत जाता। AIUDF अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स के चलते बहुत सारी मुस्लिम सीटें खींच ले गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो भाई यहाँ पे कम्युनल पोलराइजेशन जो आसाम में है वो बहुत बढ़ चढ़ के आया है। बीजेपी ने 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा किया था, सारे के सारे हार गए। उनका एक सिटिंग मुस्लिम MLA वो भी हार गया। जो 29 कांग्रेस MLAs जीते हैं उसमें से 16 मुस्लिम्स हैं। तो बीजेपी ने जो अपनी माइनॉरिटी सेल थी यहाँ पे इसको भी डिसमेंटल कर दिया, जो कि बीजेपी को पता चल रहा है कि भाई मुस्लिम वोट्स इनको नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आसाम में बीजेपी के जो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट है हिमंत बिस्व शर्मा, जिन्होंने पूरी बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी को डिवाइस किया है आसाम में, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये सीएम बन जाए। तो अभी के लिए जो सीएम है आपका सर्बानंद सोनोवाल, इस 60 स्ट्रॉन्ग बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी में, इससे कहीं ना कहीं ज्यादा आप कह सकते हो कि डिजर्विंग है हिमंत बिस्व शर्मा। इस प्रकार की बातें कही जा रही है, हो सकता है हिमंत बिस्व शर्मा को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो बीजेपी यहाँ पे किस दम पे जीती है? कहीं ना कहीं आसामीज नेशनलिस्ट के वोट्स मिले, कहीं ना कहीं हिंदू नेशनलिस्ट के वोट्स मिले। इन दोनों के बीच में बैलेंस बना पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल था। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बीजेपी हिंदू नेशनलिस्ट को कैसे सपोर्ट करता है, तो भाई बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेंट्स हिंदूज आए हैं उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे, कैसे? CAA के थ्रू। आसामीज नेशनलिस्ट इस पर्टिकुलर बात को अपोज करते हैं। तो आसामीज नेशनलिस्ट को कैसे खुश किया? तो बोला कि भाई अभी के लिए कहाँ हम CAA को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स में भी और अनडिजर्विंग लोगों को निकाल देंगे। क्योंकि जो आसामीज नेशनलिस्ट हैं, जो कोर आसाम के लोग हैं, उनका ये बोलना है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर बांग्लादेश से आया तो उसको बाहर निकालो। तो ये आसामीज नेशनलिस्ट जो चाहते हैं और हिंदू नेशनलिस्ट जो चाहते हैं वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। हिंदू नेशनलिस्ट चाहते हैं कि बांग्लादेश से जो हिंदूज आए उनको रहने दिया जाए, मुस्लिम्स को वापस भेज दिया जाए। आसामीज नेशनलिस्ट चाहते हैं कि भाई जो आया सबको बाहर निकालो। इन दोनों के बीच में अभी जैसे तैसे बीजेपी ने बैलेंस बैठा दिया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। बीजेपी यहाँ पे रिलीजियस डिवाइड का फायदा उठा रही है और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। अगर बीजेपी को बहुत लंबे समय तक अपनी गुडविल आसाम में बनानी है, आसाम के लोगों का दिल जीतना है, तो ये जो डिवीजिव पॉलिटिक्स और रिलीजन के आधार की जो पॉलिटिक्स है ये हटानी पड़ेगी। बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग ये रिलीजन के दम पे ही खड़े हुए हैं, ओके, तो वो तो रिलीजियस पॉलिटिक्स करेंगे ही। लेकिन बीजेपी एक पैन नेशनल पार्टी है, एक ऑल इंडिया पार्टी है। इसको केवल हिंदू सेक्शन नहीं, जितने भी सेक्शन है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए सोचना चाहिए। और इस रिस्पेक्ट में हमारी सोसाइटी अभी इतनी प्रोग्रेसिव हो चुकी है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी सही तरीके से काम करने की कोशिश करेगी तो उसको लोग वोट देंगे। तो धर्म के नाम पे बीजेपी डिवाइड ना करे और सब रिलीजन के लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से काम करें, हर रिलीजन के लोग अपने आप को इस पार्टी के साथ एसोसिएट कर सकें, ये बीजेपी का यहाँ पे मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए। ना कि ये मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए कि आप धर्म की कम्युनलाइजेशन की आग जला दो तो इस आग में सब झुलस जाएंगे और बीजेपी आगे जीत भी नहीं पाएगी। ये बात यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं। जब देखते हैं बीजेपी किस प्रकार की पॉलिटिक्स करती है। यहाँ पे अपने आखिरी आर्टिकल पे चलते हैं। डिफिकल्ट यूनियन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी, रंगास्वामी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप एलाई बीजेपी एट बे। फिर से यहाँ पे पुदुचेरी में पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ध्यान से सुनते रहिएगा कहानी की तरफ। पुदुचेरी में पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार और राजनिवास के बीच लगातार लड़ाई होती थी। राजनिवास मतलब जहाँ पे किरण बेदी जी बैठती थी, और किरण बेदी जी काम ही नहीं करने देती थी ऑल इंडिया मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीएम को। तो उस रिस्पेक्ट में अभी जब दोबारा इलेक्शंस हुए हैं तो यहाँ पे कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट जीत नहीं पाया। कांग्रेस ने 14 कैंडिडेट्स खड़े किए जिसमें से केवल वो 2 जीते हैं। पिछली बार वो 15 जीते थे, इस बार वो केवल 2 जीते हैं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें जीती हैं और इनके एन रंगास्वामी बन गए हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है भाई, लेकिन कैबिनेट फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं बीजेपी इंटरफेरेंस कर रहा है।
बीजेपी रंगस्वामी जी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि एक डेप्यूटी सीएम अपॉइंट करो। मैं आपको बता दूं, पुदुचेरी में कभी डेप्यूटी सीएम अपॉइंट नहीं हुआ है। तो इस रिस्पेक्ट में रंगस्वामी कहीं ना कहीं बीजेपी को रिपल कर रहे हैं कि नहीं भाई, डेप्यूटी सीएम अपॉइंट मत करो। तो बीजेपी यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स में, कैबिनेट में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है और रंगस्वामी एक लिमिट से ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो उस रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डिस्प्यूट होता नजर आ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दोनों का कोलिशन बन चुका है और रंगस्वामी इज द सीएम। लेकिन बीजेपी जानता है कि वो सरकार गिरा सकते हैं। इस रिस्पेक्ट में आप देखो तो मोदी साहब कहीं ना कहीं ये बोल चुके हैं कि हम पुदुचेरी को बेस्ट बनाएंगे। बेस्ट मतलब बिजनेस हेड हब, एजुकेशन हब, स्पिरिचुअल हब, टूरिज्म हब। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे केंद्र सरकार कुछ करे पुदुचेरी के लोगों के लिए, खुद पुदुचेरी चाहता है, लेकिन केंद्र सरकार पावर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस एक लिमिट से ज्यादा बीजेपी का इंटरफेरेंस चाह नहीं रहा है। अभी इस 30 मेंबर हाउस में पावर पॉलिटिक्स कुछ ऐसी चल रही है कि 10 सीटें मिली हैं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को, 6 मिली है डीएमके को, 6 मिली है आपकी बीजेपी को और 2 मिली है कांग्रेस को। तो कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 24 सीटें। 6 सीटें मिली हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट मेंबर्स को और 3 सीटें यहाँ पे बीजेपी एक्स्ट्रा अपॉइंट कर सकता है। तो बीजेपी के पास इफेक्टिव 6 + 3 9 सीटें हैं। ओके, और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के पास 10 है। 30 में मेजोरिटी बनाने के लिए 15 चाहिए, या फिर मान लीजिए 33 में मेजोरिटी बनाने के लिए 17 चाहिए। तो बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ, या तो फिर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस आपका डीएमके के साथ मिलके और कुछ एक दो इंडिपेंडेंट खींच के अपनी सरकार बना ले, लेकिन यहाँ बीजेपी पॉलिटिकल डिफेक्शंस में मास्टर है। तो पूरे चांसेस हैं कि बीजेपी जो 6 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और इसके दम पे सरकार बनाने की कोशिश करेगी। हम देखते हैं बीजेपी किस हद तक ये काम कर पाती है। तो पुदुचेरी की पॉलिटिक्स में बस यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस प्रकार के डिवीजन ज़्यादा आगे ना बढ़ें, एक स्टेबल सरकार बने जो लोगों के लिए काम करने पे दिमाग लगाए, ना कि इस बात पे दिमाग लगाए कि सरकार कौन बनाएगा, मिनिस्टर कौन बनेगा। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आज का एडिटोरियल डिस्कशन आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो नीचे लाइक करके ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।